नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी महर्षि। बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों के साथ। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर को बीजेपी ने 3 टुकड़ों में बांट डाला और चुनी हुई सरकार को हटाकर राष्ट्रपति शासन लगाया। आज कश्मीरी पंडितों और हिंदुओं को मारा जा रहा है। अगर सरकार अपने कर्मचारियों को सुरक्षा नहीं दे सकती तो नागरिकों को क्या देगी? और क्या कुछ कहा छत्तीसगढ़ के सीएम ने, आइए सुनाते हैं। मुख्य रूप से बात तो यही है कि जो हमारी शासकीय योजना है उसके बारे में जानकारी ले रहे हैं और उसके मामले में कह सकता हूँ कि हमारी योजनाएं ज़मीनी धरातल पर पहुँचा है, हितग्राहियों तक के उसका लाभ मिल रहा है और लोग इससे खुश भी हैं। महत्वपूर्ण बात यही है कि और क्या चाह रहे हैं, जैसे जिस प्रकार से बस्तर में जो डिमांड आ रही है वो बैंक की और स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की, ये ज़्यादा डिमांड आ रही है और सड़क पुल पुलिया तो है ही, तो विकास के तरफ लोगों का रुझान बढ़ा है। ये जो सिग्निफिकेंट जो चेंज, तो ये 370 का ढिंढोरा खूब पीट रहे थे, 370 भी हट गया। जम्मू कश्मीर को 3 टुकड़े में बांट डाले, चुनी हुई सरकार को हटा के राष्ट्रपति शासन लगाया और वहाँ राज्यपाल बैठे हुए हैं। आज कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, तो इसके लिए जिम्मेदार फिर कौन है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कल जम्मू में सारे जो हिंदू कर्मचारी है, अधिकारी हैं, उन्हें रैली निकाली। अब हम वहाँ जाना नहीं चाहते। इसके बारे में सरकार क्या बोल रही है? भारत सरकार को बोलना चाहिए, वहाँ के राज्यपाल को बोलना चाहिए, आखिर सुरक्षा क्यों नहीं दे पा रहे हैं? अपने अधिकारी कर्मचारी को सुरक्षा नहीं दे रहे हैं तो आम जनता कैसे देंगे? वहाँ हिंदू मारे जा रहे हैं, कश्मीरी पंडित मारे जा रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन? वो तो कह रहे थे कि ये जो 370 है और ये सब हटा देने से, 3 राज्यों में बांट देने से, विशेष जो उनको दर्जा मिला हुआ था वो सब समाप्त करने के बाद से सब ठीक हो जाएगा। सब कुछ हट गया, फिर अब स्थिति सामान्य क्यों नहीं? जब इनको कश्मीर फाइल देखने की फुर्सत थी और आज जब हिंदू मारे जा रहे हैं तो फिर मौन क्यों है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस के लोग? तो महत्वपूर्ण बात तो यही है कि इनकी जो रणनीति है वो पूरी तरह से फेल हुई है। ये इनकी जो सोच है वो सही नहीं था। यदि सही होता तो ये लोग तो पहले कहते थे अब 370 हट गया, वहाँ से सब कुछ ठीक हो गया, अब जाके कश्मीर में ज़मीन खरीदेंगे, मकान बनाएंगे, ये सब बात करते थे और भी बातें करते थे। खट्टर जी तो और उससे आगे निकल गए थे। लेकिन अब स्थिति क्या है? अभी स्थिति जब ये है कि कश्मीर के मामले में वो क्या बोलते हैं, महंगाई के बारे में क्या बोलते हैं, पेट्रोल डीजल और रसोई गैस की कीमतों के बारे में क्या बोलते हैं, रोजगार के बारे में क्या बोलते हैं। लगातार ये रेलवे में भर्ती बंद कर दिए हैं, सेना में भर्ती बंद कर दिए हैं और लगातार जो सार्वजनिक उपक्रमों से बेचने का काम कर रहे हैं। मतलब ये है कि नौकरी का अवसर उसको भी ख़त्म करते जा रहे हैं। इससे जो आरक्षण अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों को मिलता था वो भी समाप्त होते जा रहा है। तो इसके बारे में वो क्या कहते हैं कि आरक्षण मिलना चाहिए बोलते हैं। अब जब नौकरी नहीं रहेगी तो आरक्षण कैसे मिलेगा? ना सामान्य लोगों को मिलेगा, ना ST SC OBC को मिलेगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा खरीद फरोख्त करते हैं, जिन राज्यों में होता है वहाँ दूसरे पार्टी के नेताओं को भी उसी प्रकार से दबाव में छल बल करके अपने पार्टी में लाते हैं। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे दक्षिण की बात करें, चाहे बंगाल की बात करें, चाहे आसाम की बात करें, अभी गुजरात में आप देख लीजिए क्या चल रहा है। तो ये तो सब इनका तो कार्यशैली यही है। तो इससे जो चुने हुए जनप्रतिनिधि है उसके सम्मान तो इनको करना नहीं है और बहुमत ना होते हुए खड़ा करना, उसका मतलब ही यही है। छत्तीसगढ़ में कोड़ागांव के बड़े डोगर में भूपेश त्योहार द्वार का कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक किसान शंकर लाल शार्दुल ने सीएम भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान शंकर लाल शार्दुल ने सीएम भूपेश बघेल को अपनी खेती के बारे में बताया। उन्होंने सीएम भूपेश बघेल से किसानों का कर्ज माफ करने के लिए धन्यवाद दिया। और क्या कुछ कहा किसान शंकर लाल शार्दुल ने, आइए सुनते हैं। 14 एकड़ है, सब भाई मान के मिला के लगभग 45 एकड़ खेत है सर।
हो? एक साथ रहते हो? जी सर, सब एक साथ रहते हैं। 45 एकड़ में धान कितना बेचे? मैं लगभग सर 500 कुंटल लगभग 500 कुंटल। सब पैसा मिल गया? सब पैसा मिल गया सर। बोनस में जो कर्जा माफ हुआ था ना सर, हाँ, उसमें लगभग 5 लाख रुपए मेरे को हुआ। 5 लाख? बाप रे। तो नरसिंह समझ गया हाँ। कि आपके नाम से बोल रहे थे हाँ। कि कोई किसान का बेटा मुख्यमंत्री बना है। क्या तो बात। हमने समझ लिया कि किसान का बेटा वास्तविक में है, हाँ। जो कि कर्जा माफ करके हमारे क्षेत्र को बहाल कर दिया। क्योंकि बैंक से में लोन लेके 3 साल 4 साल तक सर घूम रहे थे, जा रहे थे, लोन नहीं पटा पा रहे। हाँ। आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद तुरंत ही लोन माफ हो गया, तो सब खुशी से माहौल बदल गया सर हमारे क्षेत्र में। बहुत बधाई। और अभी ध्यान दें कि हम 21 तारीख को भी एक किस्त और डल गया है सबके खाता में सर। अच्छा, कितना पैसा है? वो अभी मतलब जितना बेचे थे उसमें 25% जो बचा था उसमें 4 किस्त में जितना है उतना सब। अच्छा, उतना आ गया। खूब पैसा आ गया। जी सर। तो क्या किए? ट्रैक्टर खरीदे हैं सर। कौन सा ट्रैक्टर खरीदे? महिंद्रा ट्रैक्टर सर। महिंद्रा ट्रैक्टर। कितने हाथ पावर? ये 45 हाथ पावर का 2 टन है सर। 2 ले लिए? जी सर। क्या बात है, खूब बधाई में जोरदार ताली बजाओ। अपने नदी बंधान के लिए भी जो करवाए ना हम सब, मैं उलंदबड़ा पंचायत में है सर। हाँ। 8-10 जगह बांध है, उसमें इस साल जो पानी का स्रोत ऊपर आ गया। हाँ। और उसके बाद गाय बैल एवं के पीने के लिए बढ़िया सुविधा भी हो गया। बहुत अच्छी योजना है सर। और सिंचाई काम नहीं ले रहे हैं? ले रहे हैं सर। हमारे गांव में लगभग 500,000 एकड़ अभी खेती किसानी। गर्मी फसल? जी सर। क्या लिए गर्मी फसल में? अभी मैं खुद में लिया था सर, उसमें मेरा 700 बोरा धान हुआ है सर। गर्मी फसल? जी। अच्छा। और मक्का हुआ है सर 300 बोरा। अच्छा। और एक आपसे निवेदन भी करता हूँ कि हमारे क्षेत्र को मक्का वाला कारखाना को जल्दी खुलवा दीजिए। जल्दी शुरू करवा रहे हैं। इसके लिए है। और दूसरा है सर, हमको एक दिक्कत है, मतलब सभी को बैंक जिला सहकारी बैंक केवल एक ही ठन है सर फर्स्ट गाँव में। सब मांग लोगे यार, तुम भी मांग लो। इतना भीड़ लगता है, बहुत परेशानी हो जाते हैं सर। इसलिए डोंगर में वो करवा देते तो अच्छा, हमारे। एक बात बताओ, पहले भी खेती किसानी करते रहे? जी सर। पहले भी नेता लोग आते थे, मुख्यमंत्री आते थे, मंत्री लोग आते थे, बैंक नहीं मांगते थे क्या? नहीं सर। अब क्यों बैंक मांग रहे? अभी आपके योजना से सर सब किसान बेझिझक से बैंक में जाके पूरा। मध्य प्रदेश के जबलपुर के राम मनोहर लोहिया वार्ड में स्थित संत रविदास मंदिर सीएम शिवराज सिंह ने प्रार्थना की। इस दौरान सीएम शिवराज सिंह ने कहा कि संत शिरोमणि की दिखाई राह पर चलकर समाज के कमजोर वर्ग के उत्थान के लिए कटिबद्ध है। साथ ही सीएम शिवराज सिंह ने लोगों को संबोधित किया। सीएम ने कहा कि जमीन हमने माफियाओं से मुक्त कराई, उन जमीनों में गरीबों के मकान बनाए जाएंगे। और क्या कुछ कहा सीएम शिवराज सिंह चौहान ने, आइए सुनते हैं। उन जमीनों में गरीबों के मकान बनाएंगे, चिंता मत करना। पूरे जबलपुर में बनेंगे, पूरे मध्य प्रदेश में बनेंगे, गाँव में 300 मकान स्वीकृत है, 50 बन चुके। सुनना, आज मामा कहने आया है, मेरी गरीब बहनों, कोई को झोपड़ी में नहीं रहने देंगे, सबको पक्का मकान प्रदान किया जाएगा। 3 साल में कोई भी मकान नहीं। अच्छा, गांव में भी मकान और शहर में भी मकान। और तीसरी चीज जिस पे आप ध्यान देना, वो है बच्चों की पढ़ाई। बताओ, अपने बच्चों में बुद्धि कम है क्या? नहीं। अरे मौका मिल जाए बस। तो जैसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से ज्यादा पढ़ा दुनिया में कोई आज तक हुआ ही नहीं। महाविद्वान जितनी उपाधि उनके पास थी, कोई के पास है क्या? भारत का संविधान बनाया बाबा साहब ने। हर बच्चे में बाबा साहब छिपाए, अपने ये समझ लेना। अगर ढंग से मौका इन बच्चों को मिल जाए तो ये बच्चे चमत्कार कर देंगे। और इसलिए मैं अपने भांजे भांजियों के लिए आपसे ये अपील करने आया हूं कि पढ़ाने में कसर मत रखना। और एक बात सुन लेना और लिख लेना, चाहे स्कूल की पढ़ाई हो और चाहे कॉलेज की पढ़ाई हो, और कॉलेज में भी साधारण कॉलेज नहीं, मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ITI, IIT, IIM। और नोट कर लेना, अगर बच्चों में बुद्धि होगी अपने, और विदेश की यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन हुआ तो चाहे 50 लाख रुपया साल फीस हो, मम्मी पापा नहीं, मामा भरवाएगा। मामा मैं भरवाऊंगा। इसमें मेडिकल की पढ़ाई भी हिंदी में होगी, जिससे हमारे बच्चे पढ़ सके। सही बात है कि नहीं, बताओ? और नहीं अंग्रेजी अपने बच्चों को ही मार जाए, बेचारे किटर पिटर नहीं कर पाए तो पीछे रह जाए।
अब हिंदी में पढ़ाई होगी। और इसलिए मेरा तीसरा संदेश है, आप डॉक्टरी की पढ़ाई, इंजीनियरिंग की पढ़ाई और बाकी ऊंची पढ़ाई के लिए कितनी भी फीस हो, मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, कौन भरवाएगा? तो पढ़ाओगे सबको, ये बच्चे पढ़ेंगे तो भारत बदल। योजना बनाई संबल योजना में हमने प्रावधान किया कि अगर बहन बेटा बेटी को जन्म देगी, गरीब मजदूर बहन, तो जन्म के पहले उसके खाते में 4,000 रुपया देंगे और जन्म के बाद 12,000 देंगे, ताकि महीना भर तो आराम कर ले बेटा बेटी के जन्म के बाद। कमलनाथ ने बंद कर दी कांग्रेस, अब मामा ने फिर चालू कर दी। जन्म के पहले 4,000, जन्म के बाद 12,000 माता को मिलेंगे। और आयुष्मान भारत योजना में प्रधानमंत्री जी को मैं धन्यवाद देता हूं, हमने तय किया पैसा वो भी भेजते हैं और हम भी मिलाते हैं। हमने तय किया कि प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में करके दिया जाएगा। संपो कार्ड, आयुष्मान कार्ड बनना चाहिए। आयुष्मान कार्ड कौन कौन के बने, जरा हाथ उठाओ। ये आयुष्मान कार्ड। अच्छा, राशन कौन कौन को मिल रहा है, जरा हाथ उठाओ। अब इनमें कोई कमी नहीं रहनी। तो इसलिए आपकी सेवा के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। मैंने कहा कि आज ये भाषण का कार्यक्रम नहीं था, मैं तो थोड़ी देर 5 मिनट वहां कुर्सी लगा के बैठूंगा और कोई चाय पिलाएगा क्या मुझे? तो आपके साथ। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने एक पौधा रोज कार्यक्रम के तहत 2 संस्थाओं के साथ पीपल और मॉलट्री के पौधे लगाए। इस दौरान सीएम ने कहा कि वृक्ष हमें जीवन देता है, साथ ही यह हजारों लीटर वर्षा के जल को अवशोषित करता है, धरती में पहुंचाने का भी काम करता है। ये पक्षियों, कीट पतंगों का भी नाश करता है, आश्रय स्थल है। इसलिए सीएम ने लोगों से कहा कि वृक्ष लगाना भावी पीढ़ियों को बचाना है। का धन्यवाद करता हूं। यहाँ कल्याण आयु और वॉक इन क्लीन 2 संस्थाओं के साथ आज मैंने वृक्षारोपण किया है। हमने मिलके पीपल और मॉलट्री के पेड़ लगाए हैं। पेड़ हमारे लिए तो जिंदगी है ही, क्योंकि बच्चा बच्चा जानता है कि वो हमें ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन पेड़ केवल हमें जीवन नहीं देते। एक वयस्क पेड़ बरसात के जल को हजारों लीटर अवशोषित करके धरती में पहुंचाने का काम करता है, और वही पानी जो वो अवशोषित करता है गर्मी के दिनों में फिर से बूंद बूंद करके छोड़ने का भी काम करता है, जिससे नमी बनी रहे। एक वयस्क पेड़ चिड़ियों को, अनेकों प्रकार के पक्षियों को, केवल चिड़िया पक्षी नहीं, कीट पतंगे, जीव जंतु, उनका आश्रय स्थल है। आप किसी भी बड़े पेड़ के पास जाके देख लीजिए कितनों को वो जिंदगी देता है। न केवल ये जिंदगी देता है, बल्कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम कैसी धरती छोड़ें, ये भी तो हमारा दायित्व है। अगर जंगल नहीं रहे, पेड़ नहीं रहे, हरियाली नहीं रही, पर्यावरण नहीं बचा, तो क्या आने वाली पीढ़ियां अपने अस्तित्व को इस धरती पर सुरक्षित रख पाएंगी? तो चलिए, वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे और नजर डालेंगे कुछ और खबरों पर। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। चलिए नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश हित से जुड़े हर मुद्दे पर सवाल खड़ा करने वाले कांग्रेस कश्मीर घाटी में हुए हिंदुओं की हत्या पर क्यों चुप है। इसलिए कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा की जा रही हत्याओं की निंदा नहीं करने से कांग्रेस का दोहरा चरित्र फिर से उजागर हो गया है। साथ ही नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि सोनिया, राहुल और कमलनाथ को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है। साथ ही उन्होंने कई अन्य मुद्दों पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। एक बात बताएं आप मेरे को, सवाल खड़ा वो मोदी जी पर करते हैं, सवाल खड़ा वो देश पर करते हैं, सवाल खड़ा वो सेना पे करते हैं, सवाल खड़ा वो ईवीएम पे करते हैं, सवाल खड़ा वो वैक्सीन पे करते हैं। कभी आतंकवादियों पर सवाल खड़ा किया है उन्होंने? अभी इस जो हिंदू मारे जा रहे हैं कश्मीर में, उन्होंने एक ने भी आतंकवाद की निंदा की? हमारे ऊपर आरोप लगाना अलग बात है, किसी पे भी आरोप लगाना अलग बात है। आप आतंकवाद के बारे में क्यों नहीं बोल रहे हैं कि ये गलत कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर जो आतंकवाद फैला रहे हैं?
ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है मित्रों। ऐसे करके वो डाइवर्ट करना चाहते हैं विषय को। आज उनके साथ में आप देखिए खुलकर अगर कोई पार्टी खड़ी है तो भारतीय जनता पार्टी। कमलनाथ जी को जिम्मेदारी दी है, मैं उसमें क्या कह सकता हूं, उनकी पार्टी का मामला है। पर एक शायरी मुझे किसी और संदर्भ में याद आ रही है कि अपनी बिगड़ी बना ना सके हम और जमाने भर। अब इसके बारे में सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को, कमलनाथ जी को स्पष्ट करना चाहिए कि ये कांग्रेस का जिन्ना के साथ सज्जन रिश्ता क्या है। उनको थोड़ा सा स्पष्ट कर देना चाहिए। और एक बात मैं सज्जन भाई को धन्यवाद तो दूंगा कि उन्होंने जो स्पष्ट कर दिया कि विभाजन में अकेले जिन्ना नहीं, नेहरू जी भी जिम्मेदार थे। हम प्रारंभ से कहते थे कि ये गांधी परिवार, ये नेहरू परिवार देश के विभाजन के लिए जिम्मेदार है। और उनने कहा कि जिन्ना ने भला किया देश का विभाजन करके, वो और थोड़ा भला कर देता, इस कांग्रेस को ले जाता ना वहां पे, तो देश का ही भला। मित्रों, कोई भी लड़ सकता है, वो भी लड़े, लेकिन पंजाब की, दिल्ली की हालत आप देखो, उससे आपको लगेगा कि मुंह चलाने में और सरकार चलाने में अंतर होता है। पंजाब में रोज हत्याएं हो रही हैं, दिल्ली में तो हमारी पुलिस का टेका लगा हुआ है, इसलिए हमारे बारे में कुछ भी बोलते रहते हैं। लेकिन पंजाब में नहीं बोल पा रहे हैं आप। ऐसी कोई पार्टी देखी होगी कि जिसके 1 महीने के अंदर ही मंत्री जेल में चला जाए। अब दिल्ली और पंजाब की जनता के स्वास्थ्य का हाल भगवान भरोसे ही है, दोनों स्वास्थ्य मंत्री जेल में हैं। देखो, एक बात आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि पंजाब के अंदर आम आदमी पार्टी नहीं जीती, वहां नोटा जीता है। क्यों? क्योंकि वो कांग्रेस को हराना चाहते थे और भाजपा के बारे में इन लोगों ने भ्रम फैला दिया, भ्रम के माध्यम से भय फैला दिया, और इसलिए नोटा की तरह आप पार्टी आ गई है। लोग वोट देके, मैंने जो अधिकारियों से बात की है उसमें आप सबके सहयोग से मैं ये बात कहना चाहता हूं कि नगर के अंदर जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है वो किसी भी वार्ड से चुनाव लड़ सकता है। जो भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो उसी वार्ड से लगेगा, वो भ्रमपूर्ण है, गलत है। और मेरा निवेदन भी है जो इस तरह के भ्रम फैला रहे हैं उनसे कि भ्रमित ना करें, और जो भ्रम में आ रहे हैं उनसे भी कि भ्रमित ना हो। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 43 नए प्रकरण संपूर्ण मध्य प्रदेश में आए, जबकि 54 लोग ठीक होकर अपने अपने घर और गंतव्य की ओर गए हैं। एक्टिव केस जो संपूर्ण प्रदेश में है वो 243 प्रकरण एक्टिव संपूर्ण प्रदेश में है। संक्रमण दर वर्तमान में हमारी 0.60 है, वहीं रिकवरी दर हमारी 98.7 बनी हुई है। संपूर्ण प्रदेश में जो सैंपल पिछले 24 घंटे में लिए गए वो 7,169 हैं। जो अभी तक हमारे 24 घंटे में वैक्सीनेशन मध्य प्रदेश में हुआ है वो 60,926 लोगों को वैक्सीनेशन पिछले 24 घंटे में हुआ है। जो अभी तक कुल वैक्सीनेशन हुआ है वो 11,82,37,805 लोगों को अभी तक कुल वैक्सीन। मध्य प्रदेश के भिंड में भी पंचायत और निकाय चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई हैं, जिसको लेकर विभिन्न पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं। इसी क्रम में कांग्रेस कार्यालय में जिला अध्यक्ष मान सिंह कुशवाहा ने पंचायत और निकाय के दावेदारों की मीटिंग बुलाई। इस मौके पर भिंड नगर पालिका प्रभारी और तृतीय पंचायत समन्वय दिनेश गुर्जर ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दों को लेकर अब बीजेपी को सबक सिखाने का समय आ गया है। इस मौके पर उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं से कहा कि अधिक से अधिक संख्या में पंचायत और निकाय के चुनावों में एकजुट होकर कांग्रेस के प्रत्याशियों को जिताना है।
कि मध्य प्रदेश में जो कांग्रेस का कार्यकर्ता कई वर्षों से संघर्ष करके कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहा है, आज ये उन कार्यकर्ताओं का चुनाव का समय है। वो चाहे पंचायत चुनाव लड़ें, चाहे नगरीय निकाय चुनाव लड़ें, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा कांग्रेस के कार्यकर्ता चुनाव जीत के आएँ। माननीय कमलनाथ जी की मंशा है कि ये कार्यकर्ता जिससे मजबूत हो, हमारा मानव सेवा जन सेवा करे। और जो भाजपा सरकार शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र मोदी जी की मंशा थी कि कई वर्षों तक चुनाव को टालते रहे, वो मंशा के अनुरूप उन्होंने ये अभी भी चुनाव नहीं कराते अगर सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं होते। तो जिस तरीके से हमारे छोटे कार्यकर्ताओं के अधिकारों का हनन शिवराज सिंह चौहान की सरकार कर रही थी, ये चुनाव जो आया है इसमें हमारी सभी से प्रार्थना है कि महंगाई को देखते हुए सारी व्यवस्थाएं, जिस तरह से नौजवानों को रोज़गार नहीं मिल रहा है, किसानों को समय पे यूरिया खाद, बिजली पानी नहीं मिला, महंगे दामों में बीज खाद मिले, इन सबको देखते हुए हम मांग करते हैं सभी आम नागरिकों से, किसानों से कि मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा। एमपी के इंदौर में प्रशासन शहरी निकाय चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। इसको लेकर आज एक मीटिंग की गई जिसमें सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को बुलाया गया और इस पूरी बैठक में विभिन्न मुद्दों पर सभी प्रतिनिधियों से चर्चा हुई। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन द्वारा नगरीय निकायों के चुनावों की आचार संहिता प्रभावशील की गई है, उसके 24 घंटे की लिमिट में हम लोगों को स्टैंडिंग कमेटी की बैठक करानी होती है जिसमें सभी दलों के प्रतिनिधि रहते हैं, राजनीतिक दलों के। वो बैठक आज कराई गई थी। उसमें हमारे सभी अधिकारीगण थे, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे और सब डिटेल में उन लोगों को विस्तार से चर्चा की कि इस आचार संहिता लगने से किस प्रकार से आदर्श आचार संहिता का पालन करना है, उसमें क्या क्या फैक्टर्स हैं जिसका पालन करना है, और जो प्रोसेस होती है इलेक्शन की, नाम निर्देशन पत्र जो देने हैं किस प्रकार से देने हैं, किस तारीख को क्या एक्टिविटी होगी, इन सब के बारे में विस्तृत चर्चा उनसे की गई, बताया गया और जो भी उनके प्रश्न थे उन प्रश्नों का जवाब दिया गया। सर, आज कोई प्रतिबंधात्मक आदेश वगैरह जारी किए गए हैं इसको लेकर? हाँ, किए गए हैं। आज सेक्शन 144 में जो आदर्श आचार संहिता के जो पॉइंट्स हैं उनको पूरा कवर करके एक आदेश जारी किया गया है और टैंकरों, पानी के टैंकरों को लेके भी जारी किए गए हैं, जिसमें कई जगह ऐसी शिकायतें मिल रही थी कि पानी के टैंकरों में कुछ नाम वगैरह लिखा हुआ है राजनीतिक दलों का या पार्टी का, तो उससे प्रतिबंध लगाने के लिए उस पर भी आदेश जारी किए गए हैं। अभी सर उम्मीदवार घोषित नहीं हुए हैं, तो ऐसी स्थिति में खर्च का ब्यौरा वगैरह कैसे कहाँ जुड़ेगा? जब तक कोई उम्मीदवार अपने नाम निर्देशन पत्र जब दाखिल होता है उसके बाद से ही वो खर्च का ब्यौरा उसके नाम से चढ़ सकता है, उसके पहले राजनीतिक दलों के नाम पे ही जाता है। सर, नाम निर्देशन की तारीख कब से रहेगी? 11 तारीख से नाम निर्देशन पत्र लिए जा रहे हैं, 18 तारीख तक रहेगा ये और 6 जुलाई को वोटिंग रहेगी। सुझाव क्या है सर पार्टियों के साथ? इसमें हर ARO के पास में एक अलग से टीम बैठाई जा रही है और पार्षदों के जो व्यय सीमा जो 8.75 लाख रखी गई है, ये इससे अंदर की ही लिमिट में इनके सारे व्यय होने चाहिए और ये इनको सबको बतलाया गया है। इसकी पृथक से हम लोग ट्रेनिंग देंगे, सभी पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी ट्रेनिंग देंगे और इनके जब कैंडिडेट्स आ जाएंगे तो उनके जो प्रतिनिधि इसको हैंडल करेंगे व्यय को। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।